अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक है। और नॉर्मली आप ये जानते हैं कि जब भी हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो मोस्टली हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो सब्जेक्ट को समझाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो है ना वो मिसकंसेप्शंस होते हैं या अधूरी नॉलेज होती है, इनकम्प्लीट डेफिनेशंस होती हैं। और वो कहीं पर सूट कर रही होती हैं डेफिनेशंस और कहीं पर सूट नहीं करती। तो इन शॉर्ट आज हम आपको पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताएंगे सब्जेक्ट के हवाले से, और सब्जेक्ट की टाइप्स कितनी होती हैं इंग्लिश के अंदर वो भी आपको डिस्कस करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे सब्जेक्ट की, जिसमें हमने लिखा हुआ है ओल्ड और इनकम्प्लीट डेफिनेशन। यानी आज हम सबसे पहले वो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि एक पुरानी डेफिनेशन चलती हुई आ रही है, ठीक है ना, जो कि हमारे लिहाज से ओल्ड भी हो चुकी है और इनकम्प्लीट भी है। क्योंकि बच्चे नॉर्मली जो है ना वो इसी डेफिनेशन पे बेस कर रहे होते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। तो आज पहले तो पढ़ते हैं ओल्ड डेफिनेशन क्या है। देखिए, नॉर्मली जब भी कभी सब्जेक्ट का नाम आता है तो हमें सिखाया जाता है डूअर ऑफ एनी एक्शन, यानी किसी भी काम को अंजाम देने वाला जो भी होगा वो कहलाएगा डूअर, यानी कि सब्जेक्ट कहलाएगा। अब ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही भी नहीं है। जैसे आज की डेफिनेशन में हम आपको बताते हैं कि ये जो डूअर का वर्ड है ना, काम करने वाला, पहले तो डूअर समझ लीजिए। देखिए, लिखा हुआ है हु हैज एबिलिटी टू डू और परफॉर्म एनी एक्शन। डूअर का मतलब काम करने वाला, और डूअर से मुराद क्या है? वो इंसान या वो कोई भी डूअर जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो कोई एक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है ना। विच मीन्स डूअर मस्ट बी लिविंग। इसका मतलब क्या हुआ? डूअर से मुराद क्या है, काम करने वाले से मुराद क्या है? कि डूअर जो है वो मस्ट बी लिविंग, क्योंकि काम करने की सलाहियत अल्लाह पाक ने सिर्फ किस में दी है? लिविंग्स में दी है। अब चाहे वो एनिमल्स हैं, चरिंद परिंद हैं, या इंसान है, या कोई भी लिविंग मखलूक है, तो उन्हीं के पास डूअर कैपेबिलिटी है। सही ना, वही काम कर सकते हैं, सही ना, वही एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डेफिनेशन जो कह रही है कि डूअर ऑफ एनी एक्शन, काम करने वाला, तो इसका मतलब ये काम भी होना लाजमी है, एक्शन का होना भी जरूरी है, क्योंकि एक्शन होगा तो उसको परफॉर्म किया जाएगा ना। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई एक्शन ही नहीं होता, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में लिखा हुआ वर्ड जो है वो क्या कहला रहा होता है? वो सब्जेक्ट कहला रहा होता है। तो देखिए, पहले तो दो बातें क्लियर कर लें कि जब आप बात करते हैं ना डूअर के हवाले से कि डूअर ऑफ एनी एक्शन, तो भाई डूअर का मतलब तो है काम करने वाला, और काम करने की सलाहियत या कोई भी एक्शन परफॉर्म करने की सलाहियत अल्लाह पाक ने सिर्फ लिविंग्स में दी है, नॉन लिविंग में नहीं है। पर मसला यह है, सब्जेक्ट तो हमारे नॉन लिविंग्स भी होते हैं। चलिए पहले इसको आगे लेके चलते हैं। तो कह रहे हैं डूअर से मुराद क्या है? मस्ट बी लिविंग होना चाहिए, बिकॉज ओनली लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू डू और परफॉर्म एनी एक्शन। क्योंकि दैट सी बात है, अगर हम इस डेफिनेशन पे बेस कर रहे हैं कि डूअर ऑफ एनी एक्शन, काम करने वाला, तो ये सलाहियत तो अल्लाह पाक ने सिर्फ किसको दी है? लिविंग्स को दी है। तो हमारी डेफिनेशन तो ये कहती है कि डूअर ऑफ एनी एक्शन, काम करने वाला, और काम करने वाला लिविंग है। इसका मतलब है हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो वो लिविंग ही होगा। लेकिन आप देखें, ये अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस करके हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देखें, पहला सेंटेंस दिया हमने, आई एम ए टीचर। सवाल ये है, इस सेंटेंस के अंदर अगर हम डेफिनेशन के मुताबिक चलें तो डूअर ऑफ एनी एक्शन, काम करने वाला। तो पहली बात यह है, काम करने वाला, इसका मतलब है काम होना चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए। लेकिन आई एम ए टीचर, इस सेंटेंस में कोई एक्शन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये जो आई है, जिसको हमने सब्जेक्ट लिखा हुआ, ये तो कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रहा। तो अगर आई कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तो फिर तो आपकी डेफिनेशन तो कह रही है कि डूअर ऑफ एनी एनी एक्शन, कि काम करेगा तो एक डूअर कहलाएगा और तभी सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहां तो एक्शन ही नहीं है। तो इस डेफिनेशन की पहली मिस्टेक क्या है? कि डूअर ऑफ एनी एक्शन, कि काम करने वाला। तो सर पहली बात यह है, इस डेफिनेशन के मुताबिक सब्जेक्ट वही होगा जो कोई परफॉर्म करेगा एक्शन। लेकिन आप देखें हमारे इस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, आप देख सकते हैं ये वाले में, कि आई एम ए टीचर, कि मैं एक टीचर हूं। अब ये इसमें आई जो है बेसिकली क्या है? वो सब्जेक्ट है। लेकिन मजे की बात ये है, ये कोई एक्शन तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब है ही नहीं। तो अपनी ये गलत फहमी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी, कि डूअर ऑफ एनी एक्शन, काम करने वाला, यानी काम करेंगे तभी सब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आज जो है हम क्लियर कर रहे हैं आपको। सही है। जरूरी नहीं है कि डूअर ऑफ एनी एक्शन जो है वो सब्जेक्ट होगा। जैसा कि हमारी जो दूसरी डेफिनेशन है, देखें, जो हमने न्यू और कंप्लीट डेफिनेशन लिखी है, इसमें हमने दो बातें बड़ी वाजे कर दी, कि सब्जेक्ट कैन बी डूअर और नॉन डूअर ऑफ एनी एक्शन।
यानी कि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो काम ही कर रहा हो, सही है ना। कोई स्टेटिक होता है जिसमें एक्शन नहीं होता, नॉन डूअर जो होता है वो भी सब्जेक्ट होते हैं। यानी जरूरी नहीं है सब्जेक्ट के लिए कि वो काम ही करता हुआ नजर आए, विदाउट एक्शन जो चीजें होती हैं वो भी सब्जेक्ट कहलाती हैं। वापस आते हैं, देखें हमने देखें इस फोर इंस्टेंस के अंदर ये जो हमारे तीन सेंटेंसेस है, आई एम ए टीचर, इसमें देखें आई जो है वो लिविंग तो है, ये बात तो सही है। इसके अंदर एबिलिटी तो है परफॉर्म करने की, लेकिन इस वक्त इसके पास कोई एक्शन है ही नहीं परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखें, यू आर स्टूडेंट्स, आप तमाम तालिबे इल्म। अब आप देखें यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी चूंकि यू जो स्टूडेंट्स हैं वो दैट्स मतलब लिविंग है। तो बताने का मकसद ये है कि लिविंग हो तब भी सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग, जैसे मिसाल देखें थर्ड वाला देखें, सी पार्ट जो लिखा हुआ हमने, सी सेंटेंस जो लिखा हुआ है नंबर सी, क्लास इज बिग। अब आप बताएं क्लास जो है वो तो नॉन लिविंग है, क्लास तो लिविंग नहीं है, ना यहाँ पे कोई एक्शन है, और अगर एक्शन होता भी तब भी क्लास जो है वो एक नॉन लिविंग है जो कि कोई एक्शन परफॉर्म कर ही नहीं सकती। लेकिन उसके बावजूद आप देखें यहां पर हमने सब्जेक्ट के तौर पर क्लास को मेंशन किया हुआ है। तो ये बात वाजे हो गई कि डूअर ऑफ एनी एक्शन, ये डेफिनेशन सही तो है पर ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो लिविंग हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो एक्शन ही परफॉर्म कर रहा हो। देखिए आपके सामने हमने ये तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें ए और बी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं है, हालांकि आई और यू जो है वो क्या है, वो लिविंग है, क्योंकि दैट्स व्हाट इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके बावजूद ये इंसान यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं यहाँ कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद हम आई और यू को सब्जेक्ट कह रहे हैं। फिर देखें नंबर थर्ड के अंदर लिखा हुआ है क्लास इज बिग। क्लास भी क्या है, क्लास पहली बात है नॉन लिविंग है, इसके अंदर तो एबिलिटी है ही नहीं कोई एक्शन परफॉर्म करने की, लेकिन उसके बावजूद हम इसको सब्जेक्ट कह रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्शन भी नहीं है, और अगर एक्शन होता भी तो क्लास एक नॉन लिविंग है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से हम देखें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब आप देखें यहाँ पर आई जो है वो लिविंग है, और टीचिंग जो है वो वर्ब है, एक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिविंग भी है और वो एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, तब भी सब्जेक्ट है। और आप देखें इस वाले सेंटेंस के अंदर आई एम अ टीचर के अंदर आई जो है लिविंग तो है, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं है, उसके बावजूद सब्जेक्ट है। तो हमने दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने इसलिए लिखी हैं ताकि आप देख सकें कि लिविंग्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तभी सब्जेक्ट होंगे। दूसरे सेंटेंस में भी देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे भी यू मौजूद है, यहाँ भी यू मौजूद है, और दोनों ही सब्जेक्ट है। लेकिन एक सेंटेंस के अंदर देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा परफॉर्म, और दूसरे के अंदर लर्निंग हो रही है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लिविंग भी सब्जेक्ट होते हैं, नॉन लिविंग भी सब्जेक्ट होते हैं। एक्शन परफॉर्म, अगर एक्शन हो रहा हो तब भी, अगर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो तब भी सब्जेक्ट है, और एक्शन परफॉर्म ना किया जा रहा हो तब भी सब्जेक्ट होता है। अब देखिए थर्ड के अंदर में लिखा है टीचर इज टीचिंग। अब टीचर क्या एक लिविंग है, और वो टीचिंग एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तब भी सब्जेक्ट है। लेकिन अगर टीचर जो होता है उसे हम ये लिख देते कि ही सॉरी टीचर इज इन द क्लास। तो देखिए बताने का मकसद क्या है, जैसे लिखा हुआ है टीचर, अब जैसे हम ये लिख देते कि टीचर इज इन द क्लास, तो उसमें भी क्या है, टीचर क्लास में है लेकिन टीचर कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि लिविंग है तब भी सब्जेक्ट है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है तब भी सब्जेक्ट है, नहीं परफॉर्म कर रहा है तब भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ डूअर ऑफ एनी एक्शन के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, सही है। तो उम्मीद है आपको ये वाली बात थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। देखिए मैंने नीचे नोट करके भी लिख दिया है यहाँ पर, देर इज नो एक्शन और वर्ब इन ऑल अबव थ्री सेंटेंसेज ऑन द लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड पे फॉर इंस्टेंस के नीचे जो ए बी सी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर कोई भी एक्शन या वर्ब मौजूद नहीं है, इसके बावजूद ये सब्जेक्ट है। देखिए लिखा हुआ भी, ऑल दो प्रोनाउंस आई एंड यू आर लिविंग एंड हैव एबिलिटी टू डू एन एक्शन बट देर इज नो एक्शन और वर्ब टू डू और परफॉर्म। यानी कि दोनों सेंटेंसेस में जहां आई और यू लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस के नीचे, तो आप ये जानते हैं कि दोनों ही लिविंग है, सही है ना, और इनमें एबिलिटी है एक्शन परफॉर्म करने की, लेकिन इस सेंटेंस में कोई एक्शन है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद क्या है, ये सब्जेक्ट कहला रहे हैं। इस तरीके से ऑल दो क्लास इज अ नॉन लिविंग नाउन एंड हैज नो एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्शन। क्लास जो है वो क्या है, एक नॉन लिविंग नाउन है, और इसके अलावा इसमें कोई एबिलिटी भी नहीं है परफॉर्म करने की, लेकिन उसके बावजूद सब्जेक्ट कहला रहा है। तो देखें अगर आप सिर्फ इस डेफिनेशन पे रहेंगे कि डूअर ऑफ एनी एक्शन, तो फिर थोड़े से आप कंफ्यूज्ड रहेंगे। तो अपने दिमाग को थोड़ा क्लियर कीजिए, और ये वाली डेफिनेशन अब आप याद रखें वो क्या है,
देख सकते हैं न्यू डेफिनेशन जिसको हमने लिखा है, कंप्लीट डेफिनेशन लिखी है हमने हमने कहा है कि सब्जेक्ट कैन बी डूअर और नॉन डूअर ऑफ एनी एक्शन। यानी सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है, काम करने वाला भी हो सकता है, और नॉन डूअर भी हो सकता है। और आप देख सकते हैं ये रेड लाइन से मैंने लिखा है, सब्जेक्ट कैन बी लिविंग, नॉन लिविंग, नाउन एंड प्रोनाउन। सब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में नजर आ सकता है, लिविंग फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, सब सब्जेक्ट होते हैं। तो आज की डेफिनेशन जो सब्जेक्ट की है उससे ये वाजे हो गया आपको कि सब्जेक्ट कहने के लिए सिर्फ इतना कहना जरूरी नहीं है कि डूअर ऑफ एनी एक्शन, के काम करने वाला ही सब्जेक्ट होगा। नॉन डूअर ऑफ एनी एक्शन भी क्या हो सकता है, वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर एक्शन हो तब भी सब्जेक्ट है, एक्शन ना हो तब भी सब्जेक्ट है, लिविंग है तब भी सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है तब भी सब्जेक्ट है। देखिए आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के जो दो सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने कहा है कि सब्जेक्ट कैन बी डूअर और नॉन डूअर। देखें, आई एम ए टीचर, अब आई लिविंग है, एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, इसके पास एबिलिटी है एक्शन परफॉर्म करने की, बट देयर इज नो एक्शन इन दिस सेंटेंस। इस ए सेंटेंस ए के अंदर देखें आप, कोई भी एक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आई को हमने सब्जेक्ट कहा है, हालांकि आई कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ऐसे लिखा हुआ यू आर स्टूडेंट्स, अब यू बेसिकली क्या है, लिविंग है, सही है ना, इसको हमने सब्जेक्ट कहा है, सही है, इसके अंदर एबिलिटी है एक्शन परफॉर्म करने की, पर इस सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं है, तो ये कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रहा, स्टेटिक हालत के अंदर है। तो समझाने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि डूअर ऑफ एनी एक्शन होगा तो सब्जेक्ट कहलाएगा, नॉन डूअर भी सब्जेक्ट होते हैं। आगे देखें, सब्जेक्ट कैन बी लिविंग। अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन को देखें तो फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी पिछली स्लाइड में कि डूअर ऑफ एनी एक्शन, काम करने वाला, तो काम करने वाला तो लिविंग होता है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है क्लास इज बिग, अब क्लास तो नॉन लिविंग है। तो समझाने का मकसद सिर्फ आपको यही है कि सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, एक्शन को परफॉर्म भी कर सकते हैं, और नॉन डूअर भी हो सकते हैं, यानी विदाउट एक्शन भी हो सकते हैं। तो होपफुली आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आज के बाद काइंडली इस चीज पे मत चलेगा कि सिर्फ डूअर ऑफ एनी एक्शन, तो नॉन डूअर ऑफ एनी एक्शन भी क्या होता है, वो भी सब्जेक्ट होता है, लिविंग नॉन लिविंग सब सब्जेक्ट हो सकते हैं। और एक बात, किसी भी सेंटेंस के अंदर हर लफ्ज की एक लोकेशन होती है, एक पोजीशन होती है। सब्जेक्ट जो होते हैं वो नॉर्मली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले होते हैं। अब फर्ज कर लें लिखा हुआ है क्या, दिस इज ए क्लास। अब आप बोले सर ये क्लास तो आखिर में आ रहा, आपने तो कहा था ये सब्जेक्ट होगा, पर मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट की एक प्लेस होती है, उसकी एक लोकेशन होती है, और वो लोकेशन क्या है कि सब्जेक्ट अगर कोई चीज होगी, नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, तो वो कहाँ होगी, वो हमेशा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले होगी, सही है ना। तो होपफुली आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन कुछ हद तक क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन होता तो आप पूछ सकते हैं। अब आ जाएं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स पे। अब नॉर्मली क्या है, लोग जो है ना रट्टा लगा लेते हैं, वो ही शी इट यू वी दे आई, ये जो है ना ये जो है ना ये सब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो सवाल ये है कि सब्जेक्ट्स की कुछ नेचर्स होती हैं, सब्जेक्ट किस किस तरीके से पॉसिबल है, कितनी तरह के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो देखें, देर आर 6 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर सब्जेक्ट्स की टाइप्स आपसे पूछ ली जाए, सही ना, आप रट्टा ना भी लगाएं, सही ना, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको ये बातें पता है तो आप इजीली जज कर सकते हैं कि आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है। तब आपको फिर आपको ना कोई नॉन लिविंग की जरूरत पड़ेगी, ना कोई लिविंग की, ना कोई डूअर ऑफ एन एक्शन की, कोई नॉन डूअर की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, ये 6 टाइप्स आपके सामने लिखी हुई है, इनको वन बाय वन हम आपको समझा देते हैं। पहले नंबर पर लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन एज सब्जेक्ट, यानी जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और हो सकते हैं, बशर्त यह है कि उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले होनी चाहिए। क्योंकि देखें ना, प्रॉपर नाउन तो सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है, तो फिर ऐसा तो नहीं ना कि हम उसको सब्जेक्ट कहना शुरू कर देंगे। तो ये बड़ा ख्याल रखना है कि प्रॉपर नाउन होना चाहिए और वो सब्जेक्ट की लोकेशन यानी कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले होना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पर इम्प्रॉपर या कॉमन नाउन जिसे आप कहते हैं, सब्जेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउन जिसे आप कहते हैं, इंटेरोगेटिव, कॉम्प्लेक्स और ये कंपाउंड, ये सब क्या क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, ये आपको इंडिविजुअल करके सिखाते हैं हम यहाँ पे। देखिए नंबर 1, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर पहली टाइप क्या होती है, प्रॉपर नाउन। सवाल ये था ये प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, देखो लिखा हुआ है, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद एनी स्पेसिफिक और यूनिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, वेदर द नेम विल बी ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग। देखो वही वाली बात आ गई ना, प्रॉपर नाउन होना चाहिए, यानी कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है किसी खास स्पेसिफिक नाम से, चाहे वो बंदे का नाम है, जगह का नाम है, चीज का नाम है, और वेदर द नेम विल बी ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग, वो नाम चाहे लिविंग चीज का या नॉन लिविंग का है,
वो नाम या जो भी चीज आपके स्टार्टिंग में लिखी हुई है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, इससे कोई गर्ज नहीं होता। सही है ना? देखें, आप देखें पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस टॉम क्रूज। अब टॉम क्रूज एक खास नाम है, एक यूनिक नेम है। सही है ना? टॉम क्रूज एक पर्टिकुलर हीरो का नाम है। जब भी नाम आता है टॉम क्रूज का, तो हमारे दिमाग में एक ही शक्ल आती है, जो कि बंदा टॉम क्रूज की है, जाहिर सी बात है। ठीक है ना? अब टॉम क्रूज का नाम लेके शाहरुख खान की शक्ल तो सामने आएगी नहीं। इसका मतलब है टॉम क्रूज क्या है? एक स्पेसिफिक नाम। अब देखा मैं लिखा हुआ है टॉम क्रूज इज ए गुड एक्टर। अब इस सेंटेंस के अंदर वो एक्टिंग नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई वर्ब भी नहीं है, कोई एक्शन भी नहीं है, बस। लेकिन लॉजिक क्या है कि स्टार्टिंग विद प्रॉपर नाउन, एक खास नाम से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और ये इसकी लोकेशन क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो भी आप कह लें, उससे पहले लिखा हुआ है। तो हमने इसको सब्जेक्ट की लोकेशन, सब्जेक्ट का नाम दे दिया इसको हमने। ऐसे लिखा हुआ है मोहम्मद इज राइटिंग अ लेटर। अब आप ये जानते हैं, अब अगर यहाँ पे ही लिखा हुआ होता, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो उसमें हमें डिफाइन नहीं था कि कौन है। लेकिन अब मोहम्मद नाम आ गया स्पेसिफिक, तो इसमें भी बेसिकली क्या है? ये भी एक स्पेसिफिक नाउन है। अब देखिए यहाँ पे मोहम्मद राइट कर रहा है, लिख रहा है, एक्शन मौजूद है, यानी डूअर है। जबकि टॉम क्रूज जो है वो यहाँ पे एज ए नॉन डूअर काम कर रहा है, क्योंकि एक्शन है ही नहीं परफॉर्म करने के लिए। ऐसे लिखा हुआ है अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के लिहाज से, हजम के लिहाज से दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है शायद वो अमेजोन है। ठीक है ना? अब अमेजोन बेसिकली क्या है? एक नॉन लिविंग है, लेकिन उसके बावजूद स्टार्टिंग विद दिस, यानी कि जुमला स्टार्ट ही अमेजोन नामी लफ्ज से हो रहा है, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, नॉन लिविंग नाउन है, कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद ये सब्जेक्ट कहलाएगा। तो समझाने का मकसद ये है, जितने भी सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद स्पेसिफिक और यूनिक नेम, किसी भी नाम से, किसी खास नाम से, चाहे वो चीज का नाम हो, बंदे का नाम हो, प्लेस का नाम हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो। जैसे आप देखें अमेजोन नॉन लिविंग है, चंडीगढ़ एक शहर का नाम है, ये भी नॉन लिविंग है। अब चंडीगढ़ कोई काम तो नहीं कर सकता ना, इंडिया का एक शहर है चंडीगढ़। फिर लिखा हुआ है रोनाल्ड रेगन जो है, ये एक बंदा है जो कि 40th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का 40वां प्रेसिडेंट था ये। तो अब आप बताएं, रोनाल्ड रेगन जो है बेसिकली, ये भी एक क्या स्पेसिफिक खास बंदा है, लिविंग है, एक्शन तो करने की एबिलिटी है, लेकिन इस वक्त इस जुमले में कोई एक्शन नहीं है। तो पता ये चला, अगर कोई सेंटेंस स्टार्टिंग विद एनी स्पेसिफिक नाउन, कोई प्रॉपर नाउन से स्टार्ट हो रहा, तो हम उस प्रॉपर नाउन को सब्जेक्ट कहेंगे हर हाल में। ये नहीं सोचना कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, या डूअर ऑफ एन एक्शन है या नॉन डूअर एक्शन है। कुछ भी हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, एक्शन परफॉर्म करे ना करे, अगर स्टार्टिंग विथ कह लें कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर नाउन से, तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन क्या कहलाएगा? वो सब्जेक्ट कहलाएगा। सही, होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कहाँ पे? टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट पर। तो देखिए जी, पहली टाइप तो हमारी क्लियर हो गई, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स में से प्रॉपर नाउन एज ए सब्जेक्ट हमें होपफुली समझ में आ गया। अब इसको आगे मज़ीद लेके चलते हैं। जो हमारी सेकंड टाइप है वो बेसिकली क्या है? इम्प्रॉपर नाउन एज सब्जेक्ट। यानी कि इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद एनी कॉमन और इम्प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, वेदर द नेम विल बी ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग, वर्किंग और नॉट वर्किंग। यानी बताने का मकसद ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस, अगर वो स्टार्ट हो रहा है किसी कॉमन या इम्प्रॉपर नेम से, यानी कोई भी आम नाम से, अब वो चाहे किसी इंसान का नाम है, जगह का है, चीज़ का नाम है, चाहे वो लिविंग है, चाहे वो नॉन लिविंग है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो नॉट वर्किंग है। सही है ना? तो देखें, जैसे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ क्या है? द डॉग इज बार्किंग लाउडली। अब देखा जाए तो डॉग बेसिकली क्या है? एक लिविंग है। सही है ना? इसके अलावा कॉमन नाउन है, यानी यहाँ पे डॉग की कोई रेस या नस्ल का नाम नहीं लिखा गया, बस सिंपल डॉग लिखा गया। दुनिया का हर डॉग ही कहलाता है, तो ये कॉमन नाउन है, एक आम सा नाम है। और यहाँ पे देखें, ये एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमने इसको इसलिए सब्जेक्ट नहीं कहा कि ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर ये एक्शन परफॉर्म ना भी करता, तब भी स्टार्टिंग विद कॉमन नाउन, अगर कोई जुमला कॉमन नाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो बेसिकली कॉमन नाउन क्या कहलाएगा? वो सब्जेक्ट कहलाएगा, चाहे वो वर्क करे चाहे ना करे, एक्शन परफॉर्म करे नहीं करे, लिविंग हो नॉन लिविंग हो। जैसे अगले सेंटेंस में देखें, एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। अब आप जानते हैं एलिफेंट क्या है? बेसिकली एक कॉमन नाउन है, दुनिया का हर एलिफेंट एलिफेंट कहलाता है, कोई खास कैटेगरी की बात नहीं करी हमने। ठीक है ना? तो सेंस क्या है? अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये एलिफेंट जो वर्ड है, जो नाउन है, कॉमन नाउन जो है, वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना? ऐसे रिवर ओवरफ्लो, रिवर्स ओवरफ्लोज ड्यूरिंग मूनसून, यानी कि बारिशों के मौसम के अंदर आप जानते हैं दरिया जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो देखा, अब यहाँ पे ओवरफ्लो जो वर्ड लिखा है, यहाँ पे ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और रिवर बजाते खुद अपने आप से तो रिवर जो है ना ओवरफ्लो नहीं हो सकता ना।
तो सेंस समझाने क्या है, रिवर बजाते खुद क्या है, एक नॉन लिविंग चीज है, लेकिन उसके बावजूद क्या एक कॉमन है, दुनिया का हर रिवर रिवर ही कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको क्या किया हुआ है, कॉमन नाउन को हमने सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। यानी जब भी कभी द सिटी की मिसाल ले लें, पेन की मिसाल ले लें, कोई भी कॉमन नाउन से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर कंसीडर करेंगे, बशर्त ये है कि उसकी लोकेशन कैसी हो, स्टार्टिंग विद कॉमन नाउन और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले होना चाहिए। अगर यही द डॉग का वर्ड अगर ये सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाए, फिर आप इसे सब्जेक्ट नहीं कह सकते। क्लियर है बात ये वाली। तो ये दूसरी टाइप है बेसिकली, जो कि इम्प्रॉपर नाउन भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी है हमारे पास सब्जेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि आपने पढ़ा है देखो प्रोनाउंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है और नॉमिनेटिव होता है। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आप कौन से वाले प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है आपके सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिनको आप पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं। और आप देख सकते हैं उन सब्जेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउन में सिर्फ ये 7 वर्ड्स होते हैं, ही, शी, इट, यू, वी, दे और आई। यानी ये जो 7 अल्फाज हैं, इनको भी आप एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और ये सब्जेक्ट ही कहलाते हैं, भले ये किसी सेंटेंस में लिखे हुए हो या बिल्कुल अलग से लिखे हुए हैं। जैसे फर्ज कर लें अब ये लाइन लिखी हुई है, हमने देखा यहाँ सेकंड लाइन में, अब ये आई लिखा हुआ है, सही है ना। अब ये आई बिल्कुल इंडिविजुअल लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस में नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आई बजाते खुद क्या है, वो सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है या ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो जितने भी सब्जेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन होंगे वो हमेशा सब्जेक्ट कहलाएंगे, सही है ना, चाहे वो एक्शन में हो या नहीं हो, या इसके अलावा किसी सेंटेंस की फॉर्म में लिखे हुए हो, इंडिविजुअल लिखे हुए हो। ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, ये हमेशा सब्जेक्ट ही कहलाते हैं, सही है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारी थर्ड कैटेगरी हो गई सब्जेक्ट की। यानी जब भी किसी सेंटेंस के अंदर ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई नजर आए तो ये हमेशा सब्जेक्ट कहलाएंगे, और ये सब्जेक्ट ही होते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का नाम है, इनको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ कैटेगरी क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, बेसिकली वो प्रोनाउन जो कि इन अल्फाजों से इस्तेमाल होते हैं। देखें हु जो है बेसिकली क्या है, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये हु तो WH वर्ड है। जी हाँ, हु WH वर्ड भी होता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। हु, व्हाट और विच, ये तीनों के तीनों क्या है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर हमेशा इस्तेमाल होते हैं। देखिए मिसाल में दिव्या में लिखा हुआ है हु स्विच्ड ऑफ द लाइट, ये सेंटेंस देख लें आप लोग। अब यहाँ हु को हमने अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये हु बेसिकली क्या है, ये लिविंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है ये, और ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी हु जो है वो भी एक प्रोनाउन की हैसियत रखता है, क्योंकि इसके अंदर एक नाउन को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, नाम को रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई बंदा हो सकता है। तो हु हो जाए, व्हाट हो जाए, विच हो जाए, सही ना, ये सारे अल्फाज अगर कोई सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो यकीनन वो वहां पर एज ए सब्जेक्ट बिहेव करते हैं। तो होपफुली आपको ये वाली कैटेगरी भी समझ में आ गई होगी कि फोर्थ कैटेगरी जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, बाहर हमें लगता है कि ये हु, व्हाट और विच ये तो WH क्वेश्चंस है, ये WH वर्ड्स हैं, ये WH वर्ड्स भी हैं और ये प्रोनाउंस भी हैं और ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें नंबर सेकंड में, सेकंड सेंटेंस में लिखा हो व्हाट इज ट्रबलिंग यू, यानी कि कौन सी चीज तुम्हें परेशान कर रही है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, हमेशा जब कोई चीज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखी हुई हो, देखें ये ट्रबलिंग वर्ब है और वर्ब से पहले व्हाट लिखा हुआ है, तो ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा यहाँ पर, सही है ना। ऐसे ही विच लिखा हुआ है, देखें ये भी वर्ब से, गोइंग वर्ब है इसके अंदर, वर्ब से पहले लिखा हुआ है, तो ये भी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और देखें विच बस, कौन सी बस, यानी नॉन लिविंग है, ये कॉमन नाउन है, नॉन लिविंग है। इसके अलावा ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है, सही है ना। तो होपफुली ये बात भी समझ में आ गई होगी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और नहीं भी समझ में आए तो आप इतना तो जरूर याद रखें कि हु, व्हाट और विच ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, बशर्त ये कि ये वर्ब से पहले लिखे हुए हों उस सेंटेंस में, ठीक है ना। और नॉर्मली ये वर्ब से पहले ही आएंगे क्योंकि WH वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा स्टार्टिंग में आते हैं, कभी बीच में या दाएं बाएं नहीं आते, ठीक है ना, हमेशा स्टार्टिंग विद WH वर्ड ही होता है, सही है। तो सिर्फ ये 3 वर्ड्स, जो 3 WH वर्ड्स हैं, ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं और सब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है जी। नंबर 5 जो है बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। देखिए नाम से ही जाहिर है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से मुराद थोड़ा पेचीदगी इसके अंदर पाई जाएगी, सही ना। और पेचीदगी बेसिकली क्या है, असल में जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है वो नॉर्मली
एक चीज के लिए या एक इंसान के लिए या एक जगह के लिए हम दो तीन वर्ड्स जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद एनी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट सच एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर नाउन एंड अ मॉडिफायर। अब आप देखें बेसिकली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता क्या है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है दो तीन चीजों का। जैसे या तो आपको कोई प्रॉपर नाउन दिया हुआ होगा या इम्प्रॉपर नाउन दिया हुआ होगा, यानी कॉमन नाउन होगा या प्रॉपर नाउन होगा, और उसके साथ उस कॉमन या प्रॉपर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एक मॉडिफायर होगा। मॉडिफायर से मुराद जो उस लफ्ज की थोड़ी और वजाहत करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस द डॉग। अब नॉर्मली द डॉग से मुराद क्या है, एक कॉमन नाउन है, सही है ना। लेकिन द डॉग हु वॉज सिटिंग, यानी कि वो डॉग जो बैठा हुआ था। अब यहां पे देखिए डॉग के लिए भी डॉग का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और हु जो है वो भी डॉग के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो नॉर्मली जब किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे मॉडिफायर की जरूरत पड़े, तो ऐसा जो लफ्ज होता है जो कि दो तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि यहां लिखा हुआ है द डॉग हु। अब ये द डॉग हु जो है ये एक ही चीज है और ये पूरा एक ही सब्जेक्ट कहलाएगा और ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अब देखें जैसे यहां लिखा हुआ सेकंड सेंटेंस में कायदे आजम। अब कायदे आजम बेसिकली एक प्रॉपर नाउन है, खास नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है, एक यूनिक नेम है। लेकिन इनके साथ एक वर्ड इजाफा किया हुआ है, क्या, द सिंप्लिसिटी ऑफ कायदे आजम। अब ये जो सिंप्लिसिटी है बेसिकली क्या है, ये मॉडिफायर है। यानी इस प्रॉपर नाउन को मजीद मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये भी पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि द सिंप्लिसिटी ऑफ कायदे आजम, ये पूरा का पूरा वर्ड, ये पूरे पूरी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या कहलाएगा, ये पूरा एक कह लें सब्जेक्ट कहलाएगा, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट बेसिकली एक प्रॉपर नाउन है, खास नाम है, एक नॉन लिविंग है, सही है ना। लेकिन इसके अलावा इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, द हाइट ऑफ। यानी कि माउंट एवरेस्ट की सिर्फ बात नहीं हो रही, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात हो रही है। तो जो द हाइट ऑफ का वर्ड है, सही ना, ये मॉडिफायर है, सही ना, जो कि इस माउंट एवरेस्ट नामी वर्ड को मॉडिफाई करे। तो ये पूरा का पूरा, ये जो हमने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, ये पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट कहलाएगा जो कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही द पीपल। अब पीपल अपने आप में क्या है, लोगों की बात हो रही है। फ्रॉम पाकिस्तानी विलेजेस, अब पाकिस्तान के जो विलेजेस हैं उसमें भी लोग ही रहते हैं, यानी पाकिस्तानी विलेजेस के जो लोग हैं, द पीपल फ्रॉम पाकिस्तानी विलेजेस। तो अब ये देखो ना, पाकिस्तानी भी एक नेम है, विलेजेस भी नेम है, पीपल भी जो है लोगों को कहा जाता है। तो अब ये पीपल जो है पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी विलेजेस जो है उनके लोग हैं। तो दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, एक दूसरे की वजाहत कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ये अंडरलाइन वर्ड, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट कहलाएगा, द पीपल फ्रॉम पाकिस्तानी विलेजेस। तो ये पूरा सब्जेक्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है ना। तो अब समझ में आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लफ्ज होते हैं लेकिन ये कहलाता पूरा का पूरा एक ही है, सब्जेक्ट कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है जी। और देखिए आगे लिखा हुआ है लास्ट एग्जाम्पल के अंदर, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट्स। अब आप ये जानते हैं गुड इंस्टीट्यूट्स ये अपने आप में एक नाउन है, सही है। फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये भी नाउन है, ठीक है ना। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे को मॉडिफाई कर रहे हैं। गुड इंस्टीट्यूट में कौन है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का क्या है, गुड इंस्टीट्यूट है। तो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जो है ये जो पूरी लाइन है, जो पूरी अंडरलाइन लाइन है, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट कहलाएगा जो कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर कॉमन नाउन का विद मॉडिफायर। ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट कहलाता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, होपफुली आपको ये बात समझ में आएगी। लास्ट कैटेगरी देखते हैं। देखिए जी मजीद आगे बढ़ते हैं, सिक्स कैटेगरी पढ़ते हैं अपनी लास्ट वाली। देखिए जी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर जो सिक्स टाइप ऑफ सब्जेक्ट है वो है कंपाउंड सब्जेक्ट। देखिए नाम से जाहिर है कंपाउंड, कंपाउंड से मुराद होता है मोर देन वन, यानी जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं तभी वो चीज कंपाउंड कहलाती है। तो देखिए हमने लिखा हुआ क्या है, अ सेंटेंस हैज मोर देन वन पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग या डिस्क्राइबिंग द सेम टास्क। जरूरी नहीं परफॉर्म किया जाए, मैंने पहले बताया आपको कि जरूरी नहीं है एक्शन हो उस सेंटेंस के अंदर, एक्शन ना भी हो तब भी जो है ना चीजें सब्जेक्ट कहला सकती हैं। अच्छा कंपाउंड से क्या मुराद है, इसमें कंपाउंड से देखिए वादे है कि कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, देखिए हमने सेंटेंस में लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर सलमान एंड कामरान आर गोइंग टू कॉलेज। अब देखिए एक्शन क्या है दोनों का, गोइंग टू कॉलेज, लेकिन जा कौन कौन रहा है, सलमान एंड कामरान।
तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही लोग एक ही एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा बेसिकली क्या कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। सलमान और कामरान अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होंगे, ये पूरा एक ही सब्जेक्ट होगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा, कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें दो लोगों के नाम आ रहे हैं, दो अलग अलग लोगों के नाम आ रहे हैं। लेकिन अहम बात क्या है, सलमान और कामरान दोनों ही प्रॉपर नाउन्स हैं, ठीक है। ये बात बड़ी इसके अंदर कैटेगरी बड़ी देखनी पड़ती है कि इसके अंदर डिफरेंस नहीं होगा। अगर एक एक चीज नाउन है तो दूसरा भी नाउन होगा, अगर एक प्रोनाउन है तो दूसरा ही प्रोनाउन होगा, सही है। फिर क्या लिखते हैं, कानपुर एंड इलाहाबाद आर लिस्टेड एज स्मार्ट सिटीज, यानी कि बेहतरीन शहरों के अंदर जो है ना, इंडिया के कानपुर और ये इलाहाबाद के शहर भी आते हैं। तो कानपुर और इलाहाबाद ये दोनों क्या है, अपने आप में दोनों अलग अलग नाउन है, स्पेसिफिक नाउन है, लेकिन दोनों ही एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। वो क्या है, लिस्टेड एज स्मार्ट सिटीज, कि ये भी स्मार्ट है, ये भी स्मार्ट है, ठीक है ना। तो अब इनको दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट नहीं कहा जाएगा, इनको एक ही सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, जो कि कंपाउंड कहलाएगा। और देखिए खास बात क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में भी यही था, दोनों प्रॉपर नाउन थे, सेकंड में भी दोनों प्रॉपर। अब थर्ड में देखें, डॉग्स एंड कैट्स, अब ये दोनों क्या है, इम्प्रॉपर नाउन है। डॉग्स जो है उस दुनिया के हर डॉग्स डॉग्स ही कहलाते हैं, कैट्स कैट्स ही कहलाती हैं, लेकिन दोनों की खास बात क्या है, दोनों ही पैड एनिमल्स हैं। यानी कि पैड एनिमल्स, इनकी एक डिस्क्राइबिंग कैफियत है, कंडीशन है। और डॉग्स एंड कैट्स दोनों की बात की जा रही है, तो लिहाजा ये क्या है, ये बेसिकली सब्जेक्ट कहलाएंगे। और खास बात, सबसे अहम बात क्या है, देखें कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड में डिफरेंस ही क्या है। कॉम्प्लेक्स के अंदर चीजें सेम नहीं होती, अगर एक चीज कॉमन है तो दूसरी प्रॉपर होगी, अगर एक चीज कॉमन है तो दूसरी क्या होगी, इंटेरोगेटिव होगी, सही ना। यानी मॉडिफायर उसका चेंज होता है। जबकि कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कैटेगरीज तो चेंज होती हैं, लेकिन उनकी नेचर सेम होती है। देखिए जैसे डॉग्स एंड कैट्स दोनों क्या है, दोनों ही बेसिकली क्या है, कॉमन नाउन्स है। कार्स एंड बसेस दोनों ही कॉमन नाउन है, ठीक है ना। फिर पाकिस्तान एंड चाइना दोनों ही प्रॉपर नाउन है, दोनों ही कंट्रीज के नेम है, लेकिन आर जॉइंटली ऑपरेटिंग अ बस सर्विसेज, बस सर्विस। तो सेंस क्या है कि जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आए जो कि दो सेम वर्ड से स्टार्ट हो, सेम से मुराद दिखने में सेम नहीं, लेकिन नेचर वाइज जैसे दोनों ही कॉमन है, दोनों ही प्रॉपर है, सही है ना। तो होपफुली आपको ये कैटेगरी समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर सब्जेक्ट की डेफिनेशन बता दी, एक प्रॉपर डेफिनेशन और एक इम्प्रॉपर डेफिनेशन बता दी हमने आपको, और टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स बता दिए। तो इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।